हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने अभी की बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर आपको बताएंगे दोस्तों कि लद्दाख की भीषण ठंड में चीनी सेनाओं की छूटी कपकपी। 10,000 सैनिकों को LAC से वापस लेकर जाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में बड़ा दावा है, ये बड़ी खबर बताएंगे आपको। पूरी बात क्या है दोस्तों, उससे आगे आपको बताएंगे जहां अमेरिकी बादशाहत को ईरान की खुली चुनौती, फारस की खाड़ी में किया है शक्ति प्रदर्शन। साथ ही बताएंगे जहां वह सब की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के ऑफिस ने उठाया है ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, क्या कदम है वो, इससे भी अवगत कराएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां PLA सैनिक को भारत ने वापस कर दिया है दोस्तों, जिसको लेकर चाइना का नया बयान आया है। वापस करने के बाद चाइना ने क्या कहा है दोस्तों भारत को लेकर, ये भी बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर एक बार फिर से मुश्किल में घिर गए हैं आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। फिर आलापा है कश्मीर का राग। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी बात बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर चाइना की हर चाल पर भारत की है पैनी नजर। जी हाँ दोस्तों, जनरल प्रमुख CDS विपिन रावत की तरफ से ये नया दौरा, नया बयान बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की दी गई है धमकी। बताएंगे दोस्तों किसने कही है बात और किस प्रकार की धमकी दी गई है दोस्तों। साथ ही जो वीडियो देख रहे हैं भाई लोग, अगर बेरोजगार है तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर आ रही है जॉब से रिलेटेड। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है दोस्तों, और भारतीय सेना है तो चाइना पाकिस्तान जैसे देश भारत के सामने कुछ भी नहीं। तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव बड़ी खबर की तरफ, जहां लद्दाख की भीषण ठंड ने चीन की छुड़ाई है कपकपी। 10,000 सैनिकों को LAC से हटाया गया है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है। बता दें आपको, लद्दाख में भारत के साथ उलझना चीन को अब भारी पड़ने लगा है। दुनिया भर के देशों के भारत के पक्ष में लामबंद होने के बाद अब यहाँ के बेरहम मौसम ने चीनी सैनिकों के ऊपर असर दिखाना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि चीन को आनन फानन में वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपने 10,000 सैनिकों को हटाना पड़ रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी लद्दाख में चीन ने अपने करीब 10,000 सैनिकों को वापस भेज दिया है। सरकार के टॉप सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि लद्दाख में भारतीय सीमा के पास पारंपरिक तौर जहां पर चीनी सैनिक ट्रेनिंग करते थे, वो जगह फिलहाल खाली नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारतीय सीमा से सटे 200 किलोमीटर के इलाके से चीन ने अपने सैनिकों को हटाया है। माना यह जा रहा है कि चीन ने इस इलाके में कड़ाकी की ठंड के कारण ऐसा कदम उठाया है। चीन के अधिकतर सैनिक इतनी ज्यादा ऊंचाई पर रहने के अभ्यस्त नहीं है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में चीनी सैनिक बीमार पड़ रहे हैं दोस्तों, और कुछ की तो मौतों की भी खबर आई है। ऐसे में यह बड़ी खबर मानी जा रही है। और दोस्तों, इस खबर के बाद ये तो साफ हो गया है कि चीनी सेनाओं में ठंड को झेलने की शक्ति नहीं है दोस्तों। तो युद्ध क्या खाक लड़ेंगे, और भारतीय सेना हथियार से ज्यादा अपने शरीर पर विश्वास करती है दोस्तों। ऐसे में इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है दोस्तों, और भारतीय सेना और चाइनीज की सेनाओं में अगर आप तुलना करें तो सबसे ज्यादा गुण आपको किस में मिलने वाले दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। एक और खबर की ओर चलें तो अमेरिकी बादशाहत को ईरान की खुली चुनौती, फारस की खाड़ी में किया शक्ति प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान ने आंख दिखाते हुए शनिवार को फारस की खाड़ी में जमकर शक्ति प्रदर्शन किया है। इस दौरान अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने न केवल नौसैन्य परेड किया है दोस्तों, बल्कि युद्धपोतों ने भी मिसाइलें फायर कर अपनी क्षमता दिखाई है। युद्धाभ्यास के दौरान समुद्र में ईरानी ड्रोन और लड़ाकू विमानों ने हवाई सुरक्षा प्रदान की। आज से लगभग 1 साल पहले अमेरिकी सेना ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की इराक में हत्या कर दी थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने फारस की खाड़ी में स्थित उस द्वीप के नजदीक ही ये युद्धाभ्यास
युद्धाभ्यास किया है, जहां 2016 में अमेरिकी नौसेना की 2 गश्ती नौकाओं को जब्त किया गया था। ईरान ने तब अमेरिकी नेवी के 10 सेलर्स को गिरफ्तार भी किया था। माना ये जा रहा है कि इस जगह के चुनाव के पीछे भी अमेरिका को चेतावनी देना ही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर ईरान की तरफ से अमेरिका को खुली चुनौती। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के ऑफिस ने उठाया है ये बड़ा कदम। बता दे, फेसबुक के स्वामित्व वाले मैसेजिंग एप्लीकेशन यानी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफी विवाद हो रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के मीडिया विंग ने भी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद इस एप्लीकेशन को छोड़ने का फैसला किया है। अल जजीरा न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों ने रविवार को व्हाट्सएप के जरिए जारी किए गए बयान में कहा है कि सोमवार से पत्रकारों को तुर्की कम्युनिकेशन कंपनी तुर्क सेल के मैसेजिंग एप्लीकेशन VIP के जरिए सूचनाएं दी जाएंगी। एक और खबर की बात करें तो PLA सैनिक की वापसी की चीनी रक्षा विशेषज्ञों ने की है तारीफ। कहा है भारत ने सद्भावना है दिखाई। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर पकड़े गए PLA सैनिक की रिहाइश की चीन के रक्षा विशेषज्ञों ने तारीफ की है। चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि कब्जे में आए चीनी सैनिक को वापस सौंपकर भारत ने सीमा तनाव को कम करने में सद्भावना दिखाई है। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो के दक्षिणी किनारे पर शुक्रवार की सुबह चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को पकड़ा गया था, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर भारत की तरफ आ गया था। नई दिल्ली में एक सूत्र ने कहा है कि PLA के सैनिक को सोमवार सुबह 10:10 पर पूर्वी लद्दाख के चुशुल मोल्डो सीमा बिंदु पर चीन को वापस सौंप दिया गया। शिंगुआ विश्वविद्यालय में चीन के नेशनल स्ट्रेटेजी इंस्टीट्यूट के शोध विभाग के निदेशक कियान फेंग ने सरकारी ग्लोबल टाइम्स को बताया है कि लापता चीनी सैनिक की वापसी दोनों देशों के बीच सीमा नियमन तंत्र पर बनी सहमति के अनुरूप हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या भारत ने इस चीनी सैनिक को छोड़कर कोई भूल की है दोस्तों? और जिस प्रकार से चीनी सैनिक को छोड़ा गया है, ऐसे में भारत की चाइना तारीफ कर रहा है दोस्तों। लेकिन कल के ही बाद से फिर चाइना भारत के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर देगा। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता कि भारत को उस चीनी सैनिक को छोड़ने से पहले चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट यानी डील साइन कर लेना चाहिए दोस्तों, जहां पर लड़ाई झगड़े को लेकर एक नेगोशिएशन लेटर बनवा लेना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो मुश्किल में घिरे इमरान खान ने फिर अलापा है कश्मीर का राग। कहा धारा 370 की बहाली तक भारत से कोई बातचीत नहीं। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी दलों के निशाने पर आए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीर राग अलापना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर का स्वायत्त दर्जा यानी आर्टिकल 370 बहाल नहीं कर देता, उससे कोई बातचीत संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर पाकिस्तान में एक ऐसा मुद्दा है जिसके सहारे नेता आवाम का समर्थन जुटाने की कोशिश करते रहते हैं। मौजूदा वक्त में इमरान खान के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आम जनता भी उनकी नीतियों से आजीज आ गई है दोस्तों, इसलिए वो कश्मीर राग छेड़कर समर्थन की आस लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो चीन की हर चाल पर भारत की पैनी नजर। लद्दाख दौरे पर पहुंचे CDS बिपिन रावत। बता दे, जनरल बिपिन रावत सेना की समग्र तैयारी की समीक्षा के लिए लद्दाख के दौरे पर हैं, जहां पिछले 8 महीने से जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन के हजारों सैनिक ऊंचे पहाड़ों पर तैनात है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया है कि जनरल बिपिन रावत को लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल TGK मेनन और सेना के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा की स्थिति पर अवगत कराएंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने लद्दाख के इस दौरे के पहले अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास दिमबांग घाटी, लोहित सेक्टर और सुबनसिरी घाटी में विभिन्न चौकियों समेत महत्वपूर्ण ठिकानों का दौरा किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक सूत्र ने बताया है कि CDS पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सुरक्षा की समग्र सुरक्षा स्थिति की
समीक्षा करेंगे। जनरल बिपिन रावत के मंगलवार को लद्दाख से कश्मीर की यात्रा करने की संभावना है, यानी आज के दिन वो कश्मीर की यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में थल सेना और वायु सेना पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के मद्देनजर चीन के साथ लगी करीब 3500 किलोमीटर की LAC के पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार अवस्था में तैनात है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर मानी जा रही है और चाइना को किसी भी नजरिए से भारत चुकाने वाला नहीं है, यानी चुकने वाला नहीं है दोस्तों कि भारत चाइना के किसी भी क्षण को छोड़ दे। ऐसे में आपकी क्या राय होगी और भारत के इस चौकन्नेपन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों वीडियो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो कोरोना की जांच के लिए आखिरकार मान ही गया है चाइना। 14 जनवरी को WHO की टीम करेगी चाइना का दौरा। बता दे कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए चीन आखिरकार तैयार हो गया है। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम को अपने यहाँ आने और जांच के लिए मंजूरी दे दी है। अब 14 जनवरी यानी गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य टीम चीन का दौरा करेगी। कुछ दिनों पहले चीन ने वीजा का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया था। सोमवार को चीन ने बताया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों का एक समूह गुरुवार को कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए आने वाला है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने सोमवार को एक वाक्य की घोषणा में कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ चीनी समकक्षों के साथ बैठक करेंगे, मगर कोई अन्य विवरण नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि WHO जिस प्रकार से चाइना जा रहा है दोस्तों और WHO चाइना दोनों मिलकर के मिली भगत का खेल खेलते हैं, ऐसे में अभी भी कोई सुचारू रूप से सॉल्यूशन नहीं आने वाला WHO की तरफ से। आपका क्या मानना है दोस्तों? और ये औपचारिकता है, कौन कौन मानता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर भारत प्रधानमंत्री मोदी और भारत चीन विवाद पर बोले KP शर्मा ओली। जहां जी न्यूज को दिया गया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बता दे आपको कि इंटरव्यू में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत, चाइना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों पर खुलकर बात की है दोस्तों। इंटरव्यू में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा है कि भारत नेपाल के साथ संबंध बड़े हो या छोटे देश के नहीं है, दोनों देश प्रभुता संपन्न है और भारत को इन संबंधों में खुद को बॉस नहीं समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों के बारे में पूछे जाने पर ओली ने कहा है कि PM मोदी समानता पूर्वक संबंधों में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं मोदी जी के बराबर का प्रधानमंत्री हूं तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओली ने कहा कि भारत चीन के बीच विवाद हमारे हित में नहीं है और ना ही हम एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्ड खेलना चाहते हैं। हम दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाकर चलना चाहते हैं। नेपाल के PM ने कहा है कि उनका देश इस बारे में दोनों देशों में मध्यस्थता कर सकता है। यदि दोनों देश के बीच कोई विवाद भड़कता है तो इसमें नेपाल का ही नुकसान होगा। हम दोनों देशों के बीच शांति और विकास चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ओली का मीडिया से बात करना और ऐसे में दोस्तों ओली का भारतीय मीडिया से बात करने को आप किस प्रकार से, किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री संघ बैठक के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा कोरोना संकट में एकजुटता से काम किया है, वैक्सीन पर ना फैले कोई भी अफवाह। बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोरोना वायरस टीकाकरण को लेकर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जनप्रतिनिधि 3 करोड़ कोरोना योद्धाओं में शामिल नहीं है। सबसे पहले अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण होगा। कोविड-19 से निपटने में केंद्र राज्यों के बीच समन्वय सहयोगात्मक संघवाद का शानदार उदाहरण है। एक और खबर की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका, जहां गोल्फ कोर्स में होने वाला टूर्नामेंट भी हाथ से निकल गया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का अंतिम वक्त चल रहा है। इस बीच उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटना जारी है। पहले वॉशिंगटन में हुई हिंसा ने डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी करवा दी, फिर सोशल मीडिया का बैन लग गया दोस्तों, और अब डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है, जिसमें अमेरिका में 2022 में होने वाले गोल्फ टूर्नामेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप के जिस गोल्फ कोर्स का इस्तेमाल होना था अब वो नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो भारतीय नौसेना तटों की रक्षा के लिए व्यापक सैन्य अभ्यास करेगी। जी हाँ दोस्तों, 11 जनवरी भारतीय नौसेना नौवहन सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत बनाने के लिए मंगलवार से समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र से जुड़े 13 तटीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से लगी
नौसेना भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा पर 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास करेगी। अधिकारियों ने बताया है कि इस अभ्यास में कई एजेंसियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा है कि भारत के सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास के तौर पर सी विजिल अभ्यास के दूसरे संस्करण का आयोजन 2008 में मुंबई हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों को दुरुस्त करने के लिए अपनाए गए तरीकों का प्रभाव परखने के लिए किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना ने कहा है कि बड़े भौगोलिक क्षेत्र संबंधित लोगों की ज्यादा संख्या, अभ्यास में शामिल होने वाले भागीदारों व इकाइयों की संख्या तथा उद्देश्य के लिहाज से इस अभ्यास का दायरा काफी बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो अपने पति ट्रंप के हिंसक समर्थकों पर पहली बार खुलकर बोली है मेलानिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी फर्स्ट लेडी यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने, आपको बता दें कि मेलानिया के बयान को व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। इस बयान को मेलानिया ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट किया है। मेलानिया ने अपने बयान में कहा है कि आप सबकी तरह मैं भी पिछले साल को देखती हूँ तो पाती हूँ कि अदृश्य दुश्मन और कोविड-19 से हमारा खूबसूरत देश परेशान रहा है। सभी देशवासियों ने अपने प्रियजनों को खोया है, आर्थिक परेशानियां आई और अकेलेपन का बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा सबसे हाल की घटना भी मेरे लिए बेहद पीड़ादायी है जो यूएस कैपिटल बिल्डिंग में हुई। एयरफोर्स की एशली बेबिट, बिन्यामिन फिलिप, केविन ग्रिनसन, रोसेन बॉयलैंड, इसी प्रकार के लोगों की मौत परेशान करने वाली है। दुख भरे वक्त में मैं इन सभी के परिवार वालों के लिए प्रार्थना करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो 5 महीने में चीन को मिला सबसे बड़ा दर्द, एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। जी हाँ दोस्तों, बीते साल चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है दोस्तों, लेकिन बीजिंग ने इस वायरस पर काबू पा लिया है। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना में कोहराम मचा हुआ है दोस्तों, जहां सबसे ज्यादा एक दिन में केस आए हैं। आपको बता दें अब तक के सबसे ज्यादा केस 130 नए मामले आए हैं चाइना में। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर बात करें तो ना होगी सड़कें ना होंगी कारें, सऊदी अरब बनाने जा रहा है एक अनोखा शहर। बताया है इसको इंसानियत के लिए सबसे बड़ी क्रांति। बता दे सऊदी अरब ने एक ऐसा शहर बनाने का ऐलान किया है जहां ना तो कारें होंगी और ना ही सड़कें होंगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस शहर की योजना पेश की है। असल में सऊदी अरब तेल पर निर्भरता खत्म करके इन नए इनोवेशन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है और ये योजना उसी का हिस्सा है। कुछ ही महीने में इस शहर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ब्रिटेन में हिंदुओं के उत्पीड़न की गूंज, पीएम बोरिस जॉनसन से दखल की है मांग। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो फिजी पहुंची भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री। चक्रवात यासा ने मचाई थी तबाही। बता दें आपको फिजी में बीते दिनों आए चक्रवात तूफान यासा ने तबाही मचा दी है। तूफान के कारण लोगों के घर उजड़ गए हैं और अन्य सार्वजनिक संपत्ति को भी काफी नुकसान हुआ है। इस मुश्किल की घड़ी में भारत ने फिजी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। सोमवार को भारत द्वारा भेजी गई मदद फिजी सरकार को सौंप दी गई है। फिजी में मौजूद भारतीय दूतावास की ओर से ट्वीट किया गया है दोस्तों, भारत की ओर से भेजी गई राहत सामग्री को फिजी सरकार के मंत्री को सौंप दिया गया है। ऐसे में दोस्तों भारत के इस बड़े दरिया दिली को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। एक और खबर की ओर चलें तो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने कहा है कि भारत से मैं वापस लेके रहूंगा काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा वाला क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को कहा है कि वो काला पानी, लिम्पिया धुरा और लिपू लेक भारत से वापस लेकर रहेंगे। नेपाल की नेशनल असेंबली के सत्र को संबोधित करते हुए ओली ने ये बात कही। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली दोस्तों और ओली को किस प्रकार से जवाब मिलना चाहिए भारत की तरफ से, अपना राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और खबर की ओर चले तो विराट कोहली और अनुष्का को लेकर बड़ी खबर, जहां टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बन गए हैं पापा। पत्नी अनुष्का ने दिया बेटी को जन्म। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को बेटी जन्म के लिए कांग्रेचुलेशन, बधाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटका से खबर आ रही है बुरी कि केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक का हुआ कार एक्सीडेंट, पत्नी और पीए की हो गई मौत। बता दें केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये हादसा कर्नाटक के कन्नड़ जिले में हुआ है। हादसे के वक्त वे अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ अंकोला मंदिर में दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें नाइक घायल हो गए, जबकि केंद्रीय मंत्री की पत्नी और पीए की मौत
मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि नाइक जी की भी हालत काफी गंभीर बनी हुई है दोस्तों। इनको गोवा शिफ्ट किया गया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इनकी हालत कितनी जल्दी रिकवर होती है दोस्तों। इससे जुड़ी जो भी खबरें होगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर किम यो जोंग को पोलित ब्यूरो में जगह नहीं। तानाशाह किम जोंग उन ने दे दिया है अपने बहन को ही झटका। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो अफगानिस्तान के जोरदार हवाई हमले में 9 पाकिस्तानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है दोस्तों। कई तालिबानियों का भी कर दिया गया है खात्मा। बता दे, अफगानिस्तान में आतंक का पर्याय बने पाकिस्तानी मूल के 9 आतंकवादी हवाई हमले में मारे गए हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि शनिवार रात निमरोज प्रांत में आतंकवादियों को निशाना बनाकर किए गए एयर स्ट्राइक में ये आतंकी मारे गए हैं। इनमें 9 पाकिस्तानी और 5 तालिबान से जुड़े हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि इस हवाई हमले में 18 आम नागरिक भी मारे गए हैं। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां कोरोना की मार बोरिस जॉनसन का दौरा रद्द होने के बाद अब बिना मुख्य अतिथि के ही मनाया जाएगा इस बार का गणतंत्र दिवस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की वजह से दुनिया भर में मचे हाहाकार के बीच भारत ने लगभग ये तैयारी कर ली है कि इस बार देश का 72वां गणतंत्र दिवस बिना किसी विदेशी मेहमान के मनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक कोरोना की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अंतिम मौके पर समारोह में न आने के फैसले के बाद भारत ने अब किसी भी विदेशी मेहमान को न्योता न देने का सोचा है। ऐसे में दोस्तों भारत का इस कदम का आप समर्थन करते हैं दोस्तों, हाँ या ना? क्योंकि कोविड का टाइम है दोस्तों, और किसी अन्य देश के हम मेहमान को बुलाए अगर उनको भी कोविड हो गया तो भारत की इसमें बदनामी है। ऐसे में भारत जिस प्रकार से अन्य देश के किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को नहीं इनवाइट कर रहे हैं दोस्तों, ये सही कदम होगा आपके नजरिए से, हाँ या ना? अपनी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो केंद्र सरकार ने दे दिया है कोविशील्ड की 1.1 करोड़ खुराक का ऑर्डर। एक की कीमत होगी 210 रुपए। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है जान से मारने की धमकी। बोला AK-47 से 24 घंटे के अंदर में उड़ा दूंगा, खोज सको तो खोज लो मुझे। जी हाँ दोस्तों, बताते योगी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी मिली है। मैसेज भेजने वाले ने कहा है कि मुख्यमंत्री को 24 घंटे के अंदर AK-47 से उड़ा दूंगा, अगर खोज सको तो मुझे खोज लो। धमकी का मैसेज मिलने के बाद हड़कंप मच गया दोस्तों। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से ले लिया है। 112 के ऑपरेशन कमांडर ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में FIR दर्ज करवाई है। धमकी भरा मैसेज यूपी के 112 व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल ये तीसरी बार है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी दी गई है। एक और खबर की बात करें तो सोनू सूद की बिल्डिंग पर BMC नहीं चला पाएगी अब हथौड़ा। 13 जनवरी तक बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दी है सोनू सूद को इससे राहत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ज्वाइन इंडियन आर्मी 2021 से खबर, जूनियर कमीशन ऑफिसर पर पदों पर निकली है भर्ती। ऑनलाइन कर सकते हैं आप लोग अप्लाई। बता दें आपको, इंडियन आर्मी में रिलीजियस टीचर्स के 194 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी याद रहे कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही होते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर जाएं दोस्तों, जहां joininIndianArmy.nic.in पर आप जा सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से कुल 194 पदों को भरा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन आर्मी के इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी कल यानी 11 जनवरी 2021 आरंभ हो चुके हैं और इनके लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 9 फरवरी 2021 है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर थी और इससे जुड़ी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इनके वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है, शक होता है या समझ में नहीं आती है चीजें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, आपका जवाब वहीं के वहीं आपको मिल जाएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आशा करता हूँ आपको हमारी खबरें अच्छी लगी होगी। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना।